ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। BTTH डिसाइपल कैशबैक सिस्टम अध्याय 271 जी यान की शक्ति में उछाल। हे एल्डर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह लड़की कितना खा सकती है। इतनी सारी गोलियां और उसके शरीर में जमा आध्यात्मिक दवाओं की ऊर्जा अचानक से निकल जाने के कारण उसकी शक्ति में उछाल आना स्वाभाविक है। गुहे ने सुकियान के सवाल के जवाब में लापरवाही से बहाना बनाया। सुकियान स्वाभाविक रूप से गुहे के शब्दों में औपचारिकता का भाव समझ सकता था। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं और सुकियान आगे और नहीं जानना चाहता था। इसके अलावा वह देख सकता था कि जियान की काया के साथ इतनी तेज प्रगति उसके भविष्य के विकास को प्रभावित नहीं करेगी। ये सच है, जियान की विशेष काया के साथ ये वास्तव में संभव हो सकता है, सुकियान ने हंसते हुए कहा। चारों ओर देखने के बाद सुकियान ने अचानक गुहे से कहा, चूंकि एल्डर गुहे का घर ध्वस्त हो गया है, इसलिए मैं तुरंत किसी को बुलाकर इसकी मरम्मत करवाऊंगा। एल्डर को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुकियान की बातें सुनकर गुहे ने जियान की ओर इशारा किया, जो शिकायत के भाव के साथ वहीं खड़ी थी, और कहा, उसे अपनी बनाई हुई गंदगी से निपटने दो। यह अच्छा लगता है। सुकियान ने गुहे के सुझाव पर सहमति में सिर हिलाया, फिर अपनी नज़र जियान की ओर घुमाई। गुहे की बातें समझने के बाद जियान के चेहरे पर शिकायत का भाव तुरंत गायब हो गया। फिर उसने अपनी छोटी मुट्ठियां उठाईं और अपनी अपरिपक्व आवाज़ में आश्वासन दिया, गुरु बड़े, चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द घर को ठीक कर दूंगी। बोलने के बाद जियान ने अचानक अपनी पीठ पर बैंगनी सुनहरे डूकी हुई पंखों की एक जोड़ी खोली और धीरे धीरे हवा में उठी। बहन, मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जियान के हवा में उड़ने के बाद नीचे से हान यू की स्पष्ट और प्यारी आवाज़ आई। फिर हान यू ने भी अपने पीछे एक जोड़ी सफ़ेद डूकी हुई पंख उगाए और जियान का पीछा किया। हान यू ने वास्तव में डूकिंग को भी तोड़ दिया है। सुकियान जब जियान के पास पहुंचा था तब उसका ध्यान उस पर था, इसलिए उसने हान यू के साधना स्तर पर ध्यान नहीं दिया था। हान यू को डूकी हुई पंख प्रकट करने में सक्षम देखकर उसका दिल एक बार फिर से हिल गया। हान यू हमेशा से प्रतिभाशाली रही है, बस इसे पहले नहीं खोजा गया था। गुहे ने स्वाभाविक रूप से समझाया। एल्डर गुहे विनम्र हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके पास अपने शिष्यों को पढ़ाने का एक असाधारण तरीका है। अकादमी के अन्य बुजुर्गों को वास्तव में आपसे सीखना चाहिए। सुकियान ने ईमानदारी से गुहे की प्रशंसा की। सुकियान की प्रशंसा सुनकर गुहे मुस्कुराया और सीधे कहा, एल्डर मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मैं जिस चीज़ में सबसे अच्छा हूँ वह केवल कीमिया है, और ये गोलियाँ वास्तव में साधना प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। गुहे के शब्दों को सुनकर सुकियान की आंखों में समझ की चमक आ गई और उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं संकीर्ण सोच वाला था। एल्डर गुहे की स्थिति के अनुसार 7वें दर्जे के कीमियागर के लिए ये काम करना वाकई मुश्किल नहीं है। ये कहने के बाद सुकियान ने अचानक औषधीय सामग्री का एक गुच्छा निकाला। उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। एल्डर गुहे, कृपया मेरी हिम्मत को माफ़ करें, लेकिन मैं 2 पूर्वज ब्रेकथ्रू गोलियों को परिष्कृत करने में आपकी मदद का अनुरोध करना चाहूँगा। पूर्वज ब्रेकथ्रू गोलियाँ आपके साधना स्तर के साथ, एल्डर, ये गोलियाँ किसी काम की नहीं हैं। ऐसा लगता है कि आप उन्हें अन्य बुजुर्गों के लिए तैयार कर रहे हैं जो डू सम्राट के शिखर पर पहुंच चुके हैं, गुहे ने हल्के से कहा। उम्मा, सुकियान ने सिर हिलाया, थोड़ा अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए, आप सही कह रहे हैं एल्डर गुहे। ये वो सामग्री है जिन्हें अकादमी में डू सम्राट के शिखर पर बैठे बुजुर्गों ने प्राप्त करने के लिए बहुत परेशानी उठाई है। चूंकि एल्डर ने इसका अनुरोध किया है, इसलिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। अकादमी से फॉल हॉट फ्लेम प्राप्त करने के बाद गुहे ने कुछ हद तक ऋणी महसूस किया, इसलिए कुछ छठी रैंक की गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करना कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने बहुत उदारता से स्वीकार किया। धन्यवाद एल्डर गुहे। ये देखकर कि गुहे बिना किसी अनुनय के पूर्वज ब्रेकथ्रू गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए सहमत हो गए, सुकियान कुछ हद तक उत्साहित थे और गुहे के प्रति कृतज्ञता से भर गए। सुकियान के जाने के बाद जियान और हान यू आखिरकार रात होने से पहले गुहे के आंगन में लौट आए। हालांकि इस बार वे खाली हाथ वापस नहीं आए। शिक्षक, मैं वापस आ गया हूँ। ऊपर के आंगन में जियान की कुछ हद तक उत्साहित अपरिपक्व आवाज़ गुहे के कानों तक पहुंची। गुहे ने ऊपर देखा और देखा कि लगभग 3 से 4 मीटर चौड़ा और 7 से 8 मीटर लंबा लकड़ी का एक बंडल जियान के सिर के ऊपर उसकी छोटी हथेलियों से ऊंचा उठा हुआ था। इन लकड़ियों का आयतन जियान के छोटे शरीर से दर्जनों गुना बड़ा था, फिर भी उसने उन्हें इतनी सहजता से उठा लिया। उसके बगल में हान यू ने केवल 2 लकड़ियां पकड़ी हुई थीं जो एक वयस्क की जांघ जितनी मोटी थीं। ये बिल्कुल अलग अंतर देखकर गुहे के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। गुहे की निगाहों के नीचे हवा में उड़ रही जियान ने अपने छोटे हाथों को आगे बढ़ाया और लकड़ियों का बड़ा बंडल आंगन में खुली जगह की ओर गिर गया।
लकड़ियों को वापस जमीन पर रखने के बाद जियान ने अपने हाथों से ताली बजाई और आत्मविश्वास से गूहे से कहा, गुरु, इस बार मैं आपके लिए पिछले वाले से कहीं ज्यादा बड़ा घर बनाऊंगी। जल्दबाजी न करें, मुझे आपको कुछ और बताना है। जियान के सिर को छूते हुए गूहे ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ और? जियान ने गूहे को अपनी बड़ी हैरान आंखों से देखा। क्या तुम्हें याद है कि मैंने एक बार कहा था कि जब तक तुम आगे बढ़ोगे मैं तुम्हें इनाम दूंगा? गूहे ने पूछा। क्या कोई इनाम है? इस अप्रत्याशित खुशी के बारे में सुनकर जियान पहले तो चौंक गई, फिर कुछ हद तक उम्मीद से भर गई। तैयार रहो, मैं अब अपनी शक्ति तुम्हें हस्तांतरित करने जा रहा हूँ। ये कहने के बाद गूहे ने सीधे अपना हाथ जियान के माथे पर रख दिया। सिस्टम, जियान को शक्ति हस्तांतरित करो। जैसे ही गूहे ने मौन आदेश दिया, गूहे की हथेली से जियान के शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित हुई। एक बार पहले भी शक्ति हस्तांतरण का अनुभव करने के बाद इस बार जियान की प्रतिक्रिया बहुत शांत थी। उसने तुरंत अपना मन शांत किया और गूहे द्वारा हस्तांतरित की जा रही ऊर्जा को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। ... बहन को फिर से इनाम मिल रहा है। मुझे भी कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगले महीने शिक्षक से इनाम पाने का प्रयास करना है। पास खड़ी हान यू ने जियान को अपना इनाम प्राप्त करते हुए देखा। उसकी आंखों में गहरी ईर्ष्या थी, साथ ही वह खुद को और भी प्रेरित महसूस कर रही थी। थोड़ी देर में जियान के शरीर से एक दबी हुई आवाज़ आई। उसकी आभा एक बार फिर से बढ़ गई, एक सितारा डू सम्राट से सीधे 2 सितारा डू सम्राट तक पहुंच गई। 2 सितारा डू सम्राट तक पहुंचने के बाद गूहे की शक्ति हस्तांतरण अभी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि जियान के शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा तेजी से प्रवाहित हुई। फिर जियान की आभा तेजी से 2 सितारा डू सम्राट के शिखर पर चढ़ गई और एक सफलता की तरह सफलतापूर्वक 3 सितारा डू सम्राट तक पहुंच गई। 4 सितारा डू सम्राट। जब उसकी साधना 4 सितारा डू सम्राट के शिखर पर पहुंची, तभी जियान का चेहरा लाल होने लगा और उसके शरीर पर पसीना आने लगा। गुरुजी, बस इतना ही काफ़ी है, मैं अब और नहीं रुक सकती। जैसे ही जियान के शब्द निकले, एक और दबी हुई आवाज़ आई और उसकी साधना का स्तर सीधे 5 सितारा डू सम्राट तक पहुंच गया। अध्याय 272, साधना की भयावह वापसी। उसी समय गूहे के मन में एक सिस्टम अधिसूचना गूंजी। डिंग, ये पता चला है कि मेज़बान ने 5वें शिष्य जियान को 20 दिनों की साधना प्रदान की है। 2000 बार की वापसी को ट्रिगर करने और 108 साल की साधना प्राप्त करने के लिए मेज़बान को बधाई। नोट, ये 108 साल की साधना एक 2 सितारा डू ज़ून के अनुरूप है। 108 साल की साधना सिस्टम स्पेस में जमा हो गई है, कृपया इसे जांच लें। मेज़बान। 2000 बार की वापसी, 108 साल की साधना। सिस्टम की आवाज़ सुनकर गूहे चौंक गया। इस बार उसे जो शक्ति वापसी मिली वह वास्तव में भयानक थी। एक 2 सितारा डू ज़ून के लिए 108 साल की साधना उसे पहले मिले सभी शक्ति रिटर्न से भी ज़्यादा हो सकती है। ये सोचते हुए गूहे की चेतना तुरंत सिस्टम स्पेस में डूब गई। सिस्टम स्पेस के अंदर बैंगनी ऊर्जा का 10 झांक बड़ा समूह तैर रहा था, जो न केवल पहले की तुलना में रंग में गहरा था, बल्कि पहले प्राप्त की गई सभी ऊर्जा की तुलना में आयतन में भी बहुत बड़ा था। अगर वह इस सारी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता तो गूहे संभावित रूप से एक शिखर मध्य चरण डू ज़ून पावरहाउस बनने के लिए छलांग लगा सकता था। इस विचार पर गूहे की सांसें कुछ तेज हो गईं। स्थिर। एक गहरी सांस लेते हुए गूहे ने जबरन अपने दिल में उत्तेजना को दबा दिया। ... शिक्षक, आपको क्या हुआ है? क्या आप असहज महसूस कर रहे हैं? गूहे की अजीब प्रतिक्रियाओं को देखकर जियान की चमकदार काली आंखों में चिंता की झलक दिखाई दी। ये देखकर कि गूहे ने इतनी तेज सांसों और अपने चेहरे की मांसपेशियों में अजीब तरह से फड़कने के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जियान और भी हैरान हो गया। इस बार मेरी साधना इतनी बढ़ गई है, शिक्षक अत्यधिक शक्ति हानि से पीड़ित होना चाहिए। वो गुरु, ये सब जियान की गलती है, मुझे आपसे सत्ता हस्तांतरण स्वीकार नहीं करना चाहिए था। ऐसा सोचते हुए जियान की आवाज़ में अचानक सिसकियां आने लगीं। गूहे जियान के रोने की आवाज़ सुनकर तुरंत सिस्टम स्पेस से वापस लौटा। अपने सामने छोटे से आंसू भरे व्यक्ति को देखकर उसके दिल में गर्मजोशी की लहर महसूस हुई। जियान को शिष्य बनाने के बाद से गूहे ने उसे 2 बार अपने लिए रोते हुए देखा था। पहली बार तब हुआ जब जियान लंबे समय तक गूहे को नहीं ढूंढ पाया और उसे डर था कि अदृश्य अग्नि अजगर के उत्पात के दौरान उसके साथ कुछ हो गया है। इस बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गूहे ने समय पर जियान को जवाब नहीं दिया था, जिससे वह बेवजह चिंता में पड़ गई। गूहे ने जियान की आंखों से आंसू पोंछे, एक कोमल मुस्कान दिखाते हुए, जियान, तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम क्यों रो रहे हो? गुरु, तुम्हें इतना आराम करने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि शक्ति हस्तांतरण ने तुम पर बहुत भारी असर डाला है, मैं अब तुम्हें शक्ति हस्तांतरित नहीं करने दूंगा। जियान ने जोर से अपना फैसला सुनाया, यह मानते हुए कि गूहे की मुस्कान और शांत व्यवहार दिखावा है। अब मेरी शक्ति हस्तांतरण स्वीकार नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है?
गूहे आंतरिक रूप से जियान के फैसले से पूरी तरह असहमत थे। अब तक जियान गूहे के तहत उच्चतम साधना और सबसे मजबूत शरीर वाला शिष्य था, और उसे वापस की गई शक्ति पहले से ही सभी अन्य शिष्यों की कुल शक्ति से अधिक थी। अब जब जियान ने कहा कि वह अब उसकी शक्ति हस्तांतरण स्वीकार नहीं करेगी, तो गूहे इसे कैसे सहन कर सकता था। जियान, ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में अपने शिक्षक को गलत समझा है। मैं जिस साधना तकनीक का अभ्यास करता हूँ वह थोड़ी खास है। समय समय पर कुछ शक्ति छोड़ने से मेरे शरीर में डूबी हुई ऊर्जा अधिक ठोस हो सकती है, और यह शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं छोड़ेगी। जियान का मन बदलने के लिए गूहे ने बिना किसी शर्म या दिल की धड़कन के मौके पर ही एक कहानी गढ़ ली। गूहे की व्याख्या सुनकर जियान ने अपनी बड़ी काली आंखों से उसे घूरा। ऐसा लग रहा था कि उसे गूहे की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें अपने शिक्षक की बातों पर विश्वास नहीं है? गूहे ने गंभीरता का दिखावा करते हुए पूछा। हालांकि गूहे ने गंभीर भाव बनाए रखा, फिर भी जियान ने अपना सिर इधर उधर हिलाया। स्थिति को देखते हुए गूहे के पास अपना तुरुप का पत्ता खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले ही पल गूहे ने अपनी पीठ मोड़ी और गहरी आवाज में कहा, अगर तुम अपने गुरु की बात पर भी विश्वास नहीं करते तो तुम्हें अब मेरा शिष्य होने की जरूरत नहीं है। क्या? गूहे के शब्दों को सुनकर जियान की अभिव्यक्ति अचानक जम गई, और ऐसा लगा जैसे उसके अंदर कुछ गिर गया हो। प्रतिक्रिया करते हुए उसने अपने छोटे कोमल हाथ से गूहे की पैंट की टांग को खींचा और फूट फूट कर रोने लगी। वो गुरु, कृपया जियान को दूर मत भेजो। इस बार जियान पहले से भी ज्यादा जोर से रोई। जियान के रोने की आवाज सुनकर गूहे, जो उससे दूर मुंह करके खड़ी थी, उन शब्दों को कहने पर पछताए बिना नहीं रह सकी। गुरु, कृपया बहन को माफ कर दो। कृपया उसे दूर मत भेजो। बहन, जल्दी से कहो कि तुम गुरु ने जो कहा है उस पर विश्वास करती हो। जब गूहे अपने पिछले कथन को वापस लेने के बारे में झिझक रहा था, हान यू ने जमीन पर घुटने टेक दिए और जोर से विनती की। उनकी हरकतों से गूहे के सिर में झुनझुनी होने लगी। अब उसे एहसास हुआ कि उसके दो शिष्यों पर उसके अनौपचारिक शब्दों का क्या असर हो सकता है। हान यू की याद दिलाने के बाद जियान ने नाक से कुर्री और फिर जल्दी से कहा, गुरु, मुझे विश्वास है कि आपने जो कहा वह सच है। ओह! जियान के शब्दों को सुनकर गूहे ने एक लंबी सांस छोड़ी और धीरे से पीछे मुड़ा। एक पल के लिए उसके हाव भाव ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बच्चा जिसने कुछ गलत किया हो। छोटी लड़की, रोना बंद करो। तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारे गुरु तुम्हें दूर भेजने का फैसला कैसे कर सकते हैं? गूहे ने एक बार फिर जियान के चेहरे से आंसू पोंछे और बहुत धीरे से बोले। ये कहने के बाद गूहे ने अचानक एक लाल और सफ़ेद आध्यात्मिक दवा की गोली निकाली। जियान के सामने गोली दिखाने के बाद उसकी शुरू में चकित आंखें तुरंत चमक उठीं। अगले ही पल जियान का छोटा हाथ तेजी से आगे बढ़ा, गूहे के हाथ से गोली छीन ली और फिर उसे चबाने लगा। जियान के गालों को फूला हुआ देखकर गूहे ने आखिरकार राहत की सांस ली। हान यू, उठो। ये देखकर कि जियान शांत हो गया था, गूहे ने हान यू की ओर देखा और हल्के से कहा। उसी समय गूहे के दिमाग में एक और सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजा। डिंग! ये पता चला है कि मेजबान ने अपने 5वें शिष्य को 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक दवा की गोली दी है। मेजबान को 10,000 गुना रिटर्न प्राप्त करने, 10,000 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक दवा की गोलियां प्राप्त करने के लिए बधाई। 10,000 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक दवा की गोलियां सिस्टम स्पेस में जमा हो गई हैं, कृपया इसे जांचें मेजबान। ये सिस्टम नोटिफिकेशन सुनकर गूहे क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जल्दी ही उसे एहसास हुआ। जियान के रोने और उपद्रव ने उसे मासिक रिटर्न सीमा के बारे में भुला दिया था। इसलिए जब उसने जियान को वह आध्यात्मिक दवा की गोली दी तो सिस्टम ने स्वचालित रूप से एक आकलन किया। 10,000 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक दवा की गोलियां 20,000 5वीं श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बराबर हैं, और यह शोधन के लिए आवश्यक समय भी बचाती हैं। ये सोचकर गूहे बहुत सहज था। उसे वापसी के अवसरों में से एक का उपयोग करने के बारे में कोई पछतावा नहीं था। अध्याय 273, पीछे हटो। जियो यी जियान खतरे में। इन 10,000 आध्यात्मिक दवा की गोलियों से जियान के लिए कुछ महीनों तक खाना पर्याप्त होना चाहिए। ये सोचते हुए गूहे ने सिस्टम स्पेस से आध्यात्मिक दवा की लगभग आधी गोलियां निकालीं और उन्हें जमीन पर ढेर कर दिया। ढेर किए गए बक्सों के ढेर जियान से भी ऊंचे थे। लकड़ी के बक्सों के ढेर को अचानक देखकर जियान ने उत्सुकता से एक को खोला और देखा। वाह, इतनी सारी आध्यात्मिक दवा की गोलियां! डिब्बे में रखी चीजों को देखने के बाद जियान ने आश्चर्य से कहा, फिर उत्सुकता से बाकी के बक्सों को खोला और जांच की। गुरुजी, क्या ये सब मेरे लिए हैं? जियान जमीन पर बैठी और बक्से खोलती हुई गूहे की ओर अपनी बड़ी काली आंखों से प्रत्याशा से भरी हुई देखी। तुम्हारे अलावा और कौन इन चीजों को खाना पसंद करता है? गूहे ने स्पष्ट रूप से कहा। हे, ऐसा लगता है
अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए जियान ने ठहाका लगाया, फिर पीछे मुड़कर हान यू पर चिल्लाया, छोटी बहन आओ और मुझे गिनने में मदद करो कि कितने हैं। जियान के शब्दों को सुनकर हान यू ने संकोच नहीं किया और कुशलता से जियान को आध्यात्मिक दवा की गोलियों की संख्या गिनने में मदद करने के लिए नीचे बैठ गई। तभी गूहे अचानक बोला, जियान, हान यू, अगली अवधि के लिए मुझे एकांतवास में जाने की ज़रूरत है। तुम्हें लगन से अभ्यास करना चाहिए और जब तक मैं बाहर आऊं तब तक सफलता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। फिर से एकांतवास में जा रहे हो? इस बार यह कितना लंबा होगा? गुरु, निश्चिंत रहो और एकांतवास में जाओ। मैं बहन के नेतृत्व का पालन करते हुए लगन से अभ्यास करूंगा। गूहे को एकांतवास में जाते हुए सुनकर जियान ने शिकायत की, जबकि हान्यू बहुत समझदार थी। गूहे के साधना स्तर के किसी व्यक्ति के लिए कई महीनों तक एकांतवास में जाना बिल्कुल सामान्य बात थी। खांसी, हान्यू, बस अपनी साधना पर ध्यान दो और निश्चित रूप से अपनी बहन के उदाहरण का अनुसरण मत करो। उनकी प्रतिक्रियाएं सुनकर गूहे ने जल्दी से एक अनुस्मारक जोड़ा। शिक्षक, मुझसे सीखने में क्या बुराई है? मैं उसे गुमराह नहीं करूंगा, जियान ने कहा। ऐसा लगता है कि वह गूहे के तिरस्कार को समझ रहा था। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। मैं अब जा रहा हूं। जियान को गंभीर होते देख गूहे ने आगे कुछ नहीं बताया और तेजी से जाने का फैसला किया। ये कहने के बाद गूहे की आकृति प्रकाश की एक किरण में बदल गई और आंतरिक प्रांगण से बाहर निकल गई। आंतरिक प्रांगण के पीछे पहाड़ों में गूहे ने अपने एकांतवास के स्थान के रूप में एक छोटी सी घाटी को चुना। अपना एकांतवास शुरू करने से पहले गूहे ने घाटी और उसके आसपास के स्थान को सील करते हुए शून्य की ओर कई रहस्यमयी हाथ की मुहरें डालीं। ये सब करने के बाद गूहे घाटी के तल पर नीले पत्थर के एक टुकड़े पर बैठ गया। इस बार वह जिस ऊर्जा को अवशोषित करने वाला था वह पहले से कहीं ज्यादा भयानक थी। अपने अनुभव के बावजूद गूहे को इसे बहुत सावधानी से संभालना पड़ा। जब उसने खुद को सबसे अच्छी स्थिति में समायोजित किया तो गूहे ने मन ही मन अपने मन में आदेश दिया, सिस्टम 122 साल की साधना को एकीकृत करना शुरू करो। इसमें हान यू को शक्ति हस्तांतरित करने से वापस आए 14 साल शामिल हैं। जैसे ही गूहे ने बोलना समाप्त किया, सिस्टम स्पेस में बैंगनी ऊर्जा का विशाल समूह तुरंत एक पिंग पोंग बॉल के आकार में संकुचित हो गया और फिर अचानक गूहे के शरीर के अंदर प्रकट हुआ। धमाका। जैसे ही यह भयानक ऊर्जा गूहे के शरीर में प्रवेश करती है, उसके भीतर से एक दबी हुई आवाज निकलती है। जैसे ही ऊर्जा गूहे के शरीर में प्रवेश करती है, ये बेतहाशा तबाही मचाने लगती है। हालांकि कई मौकों के अपने अनुभव के साथ गूहे ने चतुराई से इसे 8 भागों में विभाजित कर दिया। ऊर्जा को विभाजित करने के बाद गूहे की शक्तिशाली आत्मा शक्ति काम करने लगी। उन्होंने 8 बैंगनी लपटों को नियंत्रित करने के लिए आत्मा शक्ति के 8 धागों को सीधे विभाजित किया। उनका उपयोग अपने शरीर के भीतर विशाल ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए किया, जिससे शोधन प्रक्रिया में बहुत तेजी आई। बस एक पल में शुद्ध ऊर्जा की धाराएं बैंगनी ऊर्जा के 8 समूहों से अलग हो गईं और फिर उनके पूरे शरीर में गूहे के मेरिडियन में प्रवाहित हुईं। इस ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित होते हुए महसूस करते हुए गूहे ने एक अवर्णनीय आरामदायक अनुभूति का अनुभव किया। जबकि गूहे इस विशाल ऊर्जा को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, दूर क्लाउड साम्राज्य में जियान एक पीछा का सामना कर रहा था। क्लाउड साम्राज्य के मध्य क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख शहर, रूहनी शहर, 4 परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता था, जिनमें से प्रत्येक में डुकिंग स्तर के पावर हाउस थे। रूहनी शहर के भीतर लगभग कोई भी इन 4 प्रमुख परिवारों के सदस्यों को भड़काने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि कुछ दिनों पहले रूहनी शहर में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। हाल ही में कुख्यात जियान ने 4 प्रमुख परिवारों में से 2 मा और वान परिवारों के औषधीय गोदामों में आग लगा दी, जिससे उनके दर्जनों सदस्य घायल हो गए। परिणामस्वरूप 4 परिवारों के प्रमुखों के बीच चर्चा के बाद उन्होंने उसकी हत्या के लिए जियान पर इनाम रखने का फैसला किया। जल्द ही खबर आई कि जियान को पास के एक छोटे शहर के अंधेरे बंदरगाह में देखा गया था। ये सूचना प्राप्त होने पर चारों परिवारों ने तुरंत अपने कुलीन सदस्यों की एक बड़ी संख्या को संगठित किया ताकि वे जियान के विरुद्ध घात लगाने की तैयारी कर सकें। डाकपोर्ट, एक ऐसा शहर जो अपनी कई नदियों और तालाबों के लिए जाना जाता है, जिसकी अधिकांश इमारतें आधी पानी में और आधी जमीन पर हैं। इस समय डाकपोर्ट में प्रसिद्ध 9 पॉइजन ऑक्शन हाउस के प्रवेश द्वार पर एक बड़ी काली पोशाक में लिपटा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे अंदर आया। हालांकि जैसे ही काली पोशाक वाला व्यक्ति नीलामी घर में दाखिल हुआ, उसे कई लोगों ने निशाना बनाया। जैसा कि नाम से पता चलता है, 9 पॉइजन ऑक्शन हाउस में ज्यादातर जहर की नीलामी होती है और इस नीलामी में शामिल होने वाले ज्यादातर लोग इन जहरों के लिए वहां थे। जब काली पोशाक वाला व्यक्ति आयोजन स्थल में दाखिल हुआ तो नीलामी शुरू हो गई। एक एक करके नीलामी मंच के बीच में गोलाकार पत्थर के मंच पर जहर रखे गए।
फिर एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मंच पर आया और भीड़ से कहा, देवियों और सज्जनों, मुझे खुशी है कि आप नौजहर नीलामी घर में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आज की नीलामी की वस्तुएं आपको निराश नहीं करेंगी। बूढ़े आदमी, जल्दी करो और शुरू करो, क्यों देर कर रहे हो? सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने अभी बोलना शुरू ही किया था कि नीचे बैठे लोगों ने उससे आग्रह किया। ये देखकर सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी केवल अजीब तरह से हंस सकता था और फिर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, आज की नीलामी की पहली वस्तु, एक चौथी श्रेणी का जहर क्रैक पैटर्न डेमन फूल, शुरुआती कीमत 50,000 सोने के सिक्के। जैसे ही बूढ़े आदमी ने शुरुआती कीमत की घोषणा की, नीचे से बोली लगाने वालों की आवाज़ें तुरंत गूंज उठीं। मैंने 60,000 सोने के सिक्कों की बोली लगाए। मैंने 70,000 सोने के सिक्कों की बोली लगाए। 80,000 सोने के सिक्के। ये क्रैक पैटर्न डायमंड फूल मेरा है, लीशान। जैसे ही एक भारी आवाज़ गूंजी, नीलामी घर में चल रही बोली अचानक रुक गई। उसके बाद चर्चा की फुसफुसाहट शुरू हो गई। लीशान वास्तव में नौजहर नीलामी में भी भाग ले रहा है। ऐसा कहा जाता है कि लीशान की खेती 8 सितारा डूलिंग तक पहुंच गई है। वह इस क्षेत्र में कुख्यात रूप से क्रूर है और उसे उकसाया नहीं जाना चाहिए। मैंने 1 लाख सोने के सिक्कों की बोली लगाए। अचानक शांत नीलामी घर में एक तीखी आवाज़ गूंजी। अध्याय 274, नौजहर नीलामी घर। जैसे ही तीखी आवाज़ आई, नीलामी घर में मौजूद भीड़ ने उस दिशा में देखा जहां से आवाज़ आई थी। ये व्यक्ति कौन है? लीशान के साथ चीज़ें छीनने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? क्या उन्हें इस अंधेरे बंदरगाह को न छोड़ पाने का डर नहीं है? लीशान को चुनौती देने की हिम्मत, इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण होनी चाहिए। चौड़े काले लबादे के नीचे छिपी आकृति को देखते हुए नीलामी घर में तुरंत शोरगुल वाली चर्चा शुरू हो गई। दूसरी तरफ दुर्जय और दुस्पिरिट विशेषज्ञ लीशान भी कुछ हद तक हैरान दिखाई दिए। आप कौन हैं? क्या आपने मेरा नाम नहीं सुना है, लीशान? लीशान ने सीधे छोटे डॉक्टर परी पर चिल्लाया। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप कौन हैं। यदि आप बहुत गरीब हैं तो कृपया यहाँ खुद को शर्मिंदा न करें। काले लबादे वाली आकृति ने लीशान की पूछताछ का तीखा जवाब दिया। हाँ, काले वस्त्र पहने व्यक्ति द्वारा ठुकराए जाने पर लीशान क्रोधित होकर हंसा। तुम्हारे पास हिम्मत है? आज मैं, लीशान, 9 पॉइजन ऑक्शन हाउस को कुछ सम्मान दूंगा और अभी तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगा। 9 पॉइजन ऑक्शन हाउस के मालिक स्कॉर्पियन 9 को 9 स्टार डू स्पिरिट विशेषज्ञ कहा जाता है। इसलिए स्कॉर्पियन 9 के चेहरे के लिए विचार करते हुए लीशान ने नीलामी घर में सीधे अभिनय करने से परहेज किया। किसी ने पहले ही 100,000 सोने के सिक्कों तक की बोली लगा दी है। क्या कोई और भी अधिक बोली लगाने को तैयार है? लीशान की ओर से कोई हलचल न देखकर नीलामी मंच पर बूढ़े व्यक्ति ने सामान्य प्रक्रिया के अनुसार अंतिम जांच शुरू की। एक चटकने वाला दानव फूल, जिसकी कीमत 1 लाख सोने के सिक्के थी, न तो बहुत अधिक और न ही बहुत कम, खासकर जब से यह चीज़ अभी भी लीशान से संबंधित हो सकती है। इसलिए बूढ़े व्यक्ति की जांच के तहत किसी और ने फिर से बोली लगाने का विकल्प नहीं चुना। लीशान के लिए उसका इरादा केवल अपने नाम का उपयोग करके कुछ लोगों को डराना और कम कीमत पर फटा हुआ दानव फूल हासिल करना था। अब जब इसकी कीमत बढ़ा दी गई थी तो लीशान ने स्वाभाविक रूप से रुचि खो दी। जल्द ही बूढ़े आदमी की हथौड़ी के साथ फटा हुआ दानव फूल काले पोशाक वाले व्यक्ति द्वारा सफलतापूर्वक नीचे गिरा दिया गया। उसके बाद सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने जल्दी से इस नीलामी की दूसरी नीलामी वस्तु निकाली। दूसरी नीलामी वस्तु, एक चौथी श्रेणी का जहर सांप की बेल, 80,000 सोने के सिक्कों से शुरू होती है। बूढ़े आदमी द्वारा शुरुआती कीमत बताए जाने के बाद दर्शकों में एक बार फिर से तीव्र बोली की आवाज़ें गूंज उठीं। कुछ ही समय में सांप की बेल को 1,10,000 सोने के सिक्कों की ऊंची कीमत पर धकेल दिया गया। जब सभी को लगा कि यह अंतिम कीमत है तो काले पोशाक वाले व्यक्ति ने, जिसने अभी अभी फटा हुआ दानव फूल खरीदा था, एक और चाल चली। 1,30,000 सोने के सिक्के। काले पोशाक वाले व्यक्ति की स्पष्ट आवाज़ नीलामी घर में गूंज उठी। उसकी बोली पहले ही सांप की बेल के मूल्य से बहुत अधिक हो गई थी। टस्क, सांप की बेल के लिए 1,30,000 सोने के सिक्के। ये व्यक्ति वास्तव में उदार है। शायद उसे बस इस तरह के जहर की ज़रूरत है। मैंने 1,50,000 सोने के सिक्कों की बोली लगाए। काले वस्त्र वाले व्यक्ति के मूल्यांकन के बीच लीशान ने काले वस्त्र वाले व्यक्ति की कीमत में 30,000 सोने के सिक्के जोड़ दिए। बोली लगाने के बाद लीशान ने काले वस्त्र वाले व्यक्ति की दिशा में आत्मसंतुष्ट होकर देखा। लीशान के उकसावे का सामना करते हुए काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, बल्कि 3,000 सोने के सिक्के और जोड़ना जारी रखा। अब सांप की बेल की कीमत सीधे 1,80,000 सोने के सिक्कों तक पहुंच गई थी। कीमत बढ़ाने के बाद काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने सीधे लीशान से कहा, अगर तुम में क्षमता है तो ऊंची बोली लगाओ। मुझे अब ये सांप की बेल नहीं चाहिए। काले वस्त्रधारी व्यक्ति की बातें सुनकर लीशान के चेहरे पर भाव सख्त हो गए।
जब कीमत केवल 1,10,000 सोने के सिक्कों पर थी तो लीशान का बोली लगाने का कोई इरादा नहीं था। उसने सिर्फ जानबूझकर कीमत बढ़ाई ताकि चीज़ों को बिगाड़ा जा सके। जब उसने देखा कि काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने खरीदने की तीव्र इच्छा दिखाई है। अब जब काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने इतने सारे लोगों के सामने ये कहा तो उसे कुछ हद तक फंसा हुआ महसूस हुआ। 2 लाख सोने के सिक्के। कुछ आंतरिक संघर्ष के बाद अपने चेहरे की खातिर लीशान ने सांप की बेल के बाजार मूल्य से 3 गुना के करीब कीमत चिल्लाई। बहुत अच्छा, तुम जीत गए। लीशान द्वारा 2 लाख सोने के सिक्कों की बोली लगाने के बाद काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने सांप की बेल को निर्णायक रूप से छोड़ दिया। हालांकि काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने सांप की बेल को छोड़ दिया, लेकिन बाद की नीलामी प्रक्रिया के दौरान इस काले वस्त्र वाले व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित वित्तीय शक्ति ने सभी को ईर्ष्यालु बना दिया। लगभग हर नीलामी वस्तु को इस काले वस्त्र वाले व्यक्ति ने अंतिम बोली से 20,000 सोने के सिक्कों अधिक कीमत पर खरीदा और बोली लगाते समय कभी कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। जब ये सभी वस्तुएं काले वस्त्र वाले व्यक्ति द्वारा खरीदी गईं, तो काले वस्त्र वाले व्यक्ति की ओर भीड़ की निगाहें धीरे धीरे खट्टी हो गईं। खासकर लीशान, जो नीलामी घर से निकलने के बाद क्या करना है इसकी योजना लंबे समय से बना रहे थे। इस बिंदु पर नीलामी प्रक्रिया धीरे धीरे समाप्त हो गई और नीलामी मंच पर बूढ़े व्यक्ति ने अंतिम नीलामी निकाली। आइटम ... आज का मुख्य आइटम, चौथे दर्जे का विषैला जीव, 3 आंखों वाला सैंड स्पाइडर। बूढ़े आदमी के शब्द निकलते ही गोलाकार पत्थर के मंच पर फुटबॉल के आकार का लोहे का पिंजरा दिखाई दिया। पिंजरे के अंदर 3 आंखों वाली एक वयस्क की हथेली के आकार की पीली मकड़ी दिखाई दी। इस 3 आंखों वाले सैंड स्पाइडर को बाहर लाए जाने के बाद दर्शकों में से कई लोगों ने गहरी दिलचस्पी दिखाई। आप सभी को इस 3 आंखों वाले सैंड स्पाइडर के मूल्य के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। इसके जहर से डूकिंग विशेषज्ञ भी डरते हैं। अगर कोई साधारण डू स्पिरिट विशेषज्ञ इसके संपर्क में आता है और 3 घंटे के भीतर विचरण नहीं करता है। नीलामी मंच पर सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने उत्साहपूर्वक 3 आंखों वाले सैंड स्पाइडर का परिचय कराया। इस बीच नीचे दर्शकों में पहले से ही हलचल थी। सब लोग इस 3 आंखों वाली रेत मकड़ी की शुरुआती बोली 4 लाख है। जैसे ही बूढ़ा आदमी शुरुआती बोली की घोषणा करने वाला था, अचानक एक आवाज़ ने उसे बीच में रोक दिया। 1 मिलियन सोने के सिक्के, मैं ये 3 आंखों वाली रेत मकड़ी लूंगा। नीलामी घर में यह अचानक आई आवाज़ कई लोगों को जानी पहचानी लगी। ये फिर से काले कपड़े वाला व्यक्ति है। 1 मिलियन सोने के सिक्के, कितनी बड़ी रकम है। ये शहर के प्रमुख परिवारों की कई सालों की आय के बराबर है। ये रहस्यमय दोस्त 1 मिलियन सोने के सिक्कों की बोली लगाता है। क्या कोई और भी है जो ऊंची बोली लगाने को तैयार है? भीड़ के आश्चर्य के बीच मंच पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने थोड़े उत्साहित स्वर में पूछा। बूढ़े व्यक्ति की पूछताछ सुनकर कई लोगों को लगा कि वे अपनी क्षमता के अनुसार कीमत नहीं दे पा रहे हैं। जबकि कुछ लोग 10 लाख सोने के सिक्के खरीद सकते थे, लेकिन 3 आंखों वाली रेत मकड़ी के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करना उचित नहीं था। हालांकि 3 आंखों वाली रेत मकड़ी में शक्तिशाली जहर होता है, लेकिन ये तभी उपयोगी होता जब यह अपने लक्ष्य को भेदने में कामयाब हो जाता। अन्यथा इसकी शक्ति बेकार हो जाती। क्या कोई और है जो ऊंची बोली लगाने को तैयार है? तीसरी बार के बाद भी कोई भी बोली लगाने वाला नहीं था। हालांकि जैसे ही सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति हथौड़ा मारने वाला था, नीलामी घर के प्रवेश द्वार पर अचानक हलचल मच गई और वहां से कई शक्तिशाली आभाएं निकलीं। रूमी शहर के 4 महान परिवारों के लोग, मा परिवार, मा दयुवान, हो परिवार, हो युनफेंग, वांग परिवार, वांग जिंग। ये तीनों प्रमुख व्यक्ति सभी डूकिंग विशेषज्ञ हैं। जैसे ही काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने प्रवेश द्वार पर दिखाई देने वाली आकृतियों को देखा, उसने जल्दी से सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति से आग्रह किया, चूंकि कोई और बोली नहीं लगा रहा है, जल्दी करो और मुझे 3 आंखों वाली रेत मकड़ी दे दो। अध्याय 275, घेराबंदी। तालाब की गहराई में शरण लेना। एक क्षण रुको, कृपया। काले वस्त्र पहने व्यक्ति की आग्रहपूर्ण आवाज़ सुनकर सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति, जो मूल रूप से नीलामी घर के प्रवेश द्वार को देख रहा था, ने अपनी नज़र काले वस्त्र पहने व्यक्ति पर घुमाई। उस क्षण 3 डूकिंग विशेषज्ञों की अचानक उपस्थिति ने भी अपनी आंखें काले वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर घुमाईं। अगले ही पल पूरे नीलामी घर में एक गूंजती हुई आवाज़ गूंज उठी। मैं, माँ दयान, उस 3 आंखों वाली रेत मकड़ी को ले जाऊंगा। यह आवाज़ सुनकर सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति का दिल धड़क उठा और उसने तुरंत काले वस्त्र पहने व्यक्ति के साथ लेन देन रोक दिया। दोस्त, मुझे डर है कि हम आज आपको 3 आंखों वाली रेत मकड़ी नहीं बेच पाएंगे, सफ़ेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने माफ़ी मांगते हुए कहा। चूंकि नीलामी पहले ही हो चुकी है, इसलिए इसे बेचना है या नहीं, यह आप पर निर्भर नहीं है। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने ठंडी सांस ली, फिर हल्के से जमीन पर कदम रखा और उछल पड़ा। इससे पहले कि सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने गोल पत्थर के मंच पर 3 आंखों वाली रेत मकड़ी वाले लोहे के पिंजरे को पकड़ लिया और तेजी से नीलामी घर के अंदर की ओर बढ़ गया।
उसका पीछा करो, हमें इस बार फिर से छोटी जहरीली लड़की को भागने नहीं देना चाहिए। काले वस्त्र पहने व्यक्ति को नीलामी घर के बैकस्टेज की ओर मुड़ते देख माँ दयुवान जोर से चिल्लाया, फिर नीलामी घर के बैकस्टेज में घुस गया। माँ दयुवान के पीछे पीछे वांग जिंग और हो यूनफेंग ने क्रमशः हरे और काले डू क्यूई पंखों की एक जोड़ी दिखाई जो हवा में उड़ गए। फिर अपने हाथों को धीरे से ऊपर उठाते हुए वे नीलामी हॉल की छत को भेदते हुए नीलामी घर के ऊपर पहुंच गए। छोटी जहर लड़की, तो काले वस्त्र पहने यह आकृति कोई और नहीं बल्कि छोटी जहर लड़की है जिसने हाल ही में रूमी शहर में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हासिल की है। नीलामी घर में लीशान, जो एक मोटा आदमी था, माँ दयुवान की चीख सुनकर अचानक प्रतिक्रिया करता है। उसकी पीठ पहले से ही ठंडे पसीने की परत से ढकी हुई है। सौभाग्य से मैंने अभी उसका सामना नहीं किया, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। लीशान को जो जानकारी थी उसके अनुसार इस छोटी जहर लड़की की उपलब्धियां भयानक थीं। अब तक उसके हाथों 5 डू स्पिरिट विशेषज्ञ मारे जा चुके थे, जिनमें एक 9 सितारा डू स्पिरिट पीक विशेषज्ञ भी शामिल था। यहाँ तक कि कुछ साधारण डू किंग विशेषज्ञ भी उसे रोक नहीं पाए। नौजहर नीलामी घर के अंदर काले वस्त्र वाली आकृति कई कमरों से गुजरने के बाद वह एक थोड़े छिपे हुए स्थान पर पहुंची, जहां उसने सीधे फर्श को तोड़ने के लिए अपना पैर जमीन पर पटका। इसके बाद उसकी नज़र में एक काला काला छोटा छेद दिखाई दिया। इस काले छेद को देखकर काले वस्त्र वाली आकृति ने बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे छलांग लगा दी। प्लंक, एक छपाक की आवाज के साथ काले वस्त्र वाली आकृति का शरीर नीचे शांत तालाब में पूरी तरह से गायब हो गया। जब काले वस्त्र वाली आकृति तालाब में डूब गई तो माँ दयुवान, जिसने शोर सुना, जल्दी से काले रंग के किनारे पहुंच गया। छेद, ब्लैक होल को देखते हुए माँ दयुवान ने अपनी भौहें सिकुड़ी। कुछ देर तक हिचकिचाने के बाद आखिरकार उसने नीचे कूदने की हिम्मत नहीं की। छोटी जहर लड़की, आज तुम बच नहीं पाओगी। ब्लैक होल के तल की ओर एक भयंकर चीख के साथ माँ दयुवान की ऊर्जा बढ़ गई, सीधे पास की दीवार में एक बड़ा सा छेद तोड़ दिया। फिर पीले भूरे रंग के डुक्यूई पंखों की एक जोड़ी उसकी पीठ से निकली, जो उस छेद से बाहर उड़ गई। नीलामी घर के ऊंचे हवाई क्षेत्र में हो यूनफेंग ने माँ दयुवान को नीलामी घर से अकेले बाहर आते देखा और जल्दी से पूछा, भाई दयुवान, तुम बाहर आ गए, लेकिन छोटी जहर लड़की कहाँ है? छोटी जहर लड़की नीलामी घर के नीचे तालाब में छिपी है, माँ दयुवान ने सीधे कहा। ये सुनकर वांग जिंग, जो उसके बगल में था, बिना किसी हिचकिचाहट के बोला, तो भाई दयुवान उसका पीछा करने के लिए तालाब में क्यों नहीं गया? वांग जिंग की बातें सुनकर माँ दयुवान के चेहरे पर कुछ उदासी छा गई। फिर उसने पलटकर पूछा, यह आसान लगता है, लेकिन क्या तुम अभी नीचे जाने की हिम्मत करोगी? छोटी जहरीली लड़की की जहरीली चालों से डू किंग के विशेषज्ञ भी डरते थे। भले ही यह सतह पर ठीक हो, लेकिन पानी के नीचे अप्रत्याशित दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इस समय माँ दयुवान के सवाल का सामना करने पर वांग जिंग कुछ हद तक शब्दों के अभाव में था। दोनों के बीच थोड़ा तनाव देखकर हो यूनफेंग ने स्थिति को शांत करने के लिए हस्तक्षेप किया और कहा, भाई दयुवान, भाई वांग, इतनी छोटी सी बात पर झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तालाब पहले से ही हमारे लोगों द्वारा घेर लिया गया है, हमारे पास उसे बाहर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। हो यूनफेंग की बातें सुनकर माँ दयुवान और वांग जिंग के बीच संबंध थोड़ा नर्म हो गए। इसके बाद वांग जिंग ने अपना सिर नीचे किया और तालाब की कुछ चौड़ी सतह पर नजर डाली। अंत में उसकी नज़र 9 पॉइजन ऑक्शन हाउस पर रुकी। विश्लेषण करते हुए पानी की सतह पर बने इतने बड़े नीलामी घर के साथ नीचे का क्षेत्र पूरी तरह से अंधेरा होना चाहिए। अगर लिटिल पॉइजन गर्ल वहां छिपी हुई है तो उसे ढूंढना मुश्किल हो सकता है। वांग जिंग की चिंता सुनकर माँ दयुवान बेहद सीधे सादे ने कहा, यह आसान है। चूंकि इस नीलामी घर ने हमें प्रभावित किया है तो क्यों न इसे सीधे आग लगा दी जाए। आइए देखें कि लिटिल पॉइजन गर्ल कैसे छिपती है। भाई दयुवान, इस नीलामी घर का मालिक स्कॉर्पियन 9 है। मुझे खबर मिली है कि स्कॉर्पियन 9 कुछ समय पहले ही डुकिंग स्तर तक पहुंच गया है। क्या हमारी हरकतें नीलामी घर को जलाने के माँ दयुवान के सुझाव को सुनकर हो यूनफेंग ने कुछ चिंताएं व्यक्त की। इन दोनों के तेवर देखकर माँ दयुवान ने तिरस्कारपूर्वक अपनी आस्तीनें हिलाईं और कहा, तुम किस बात से डरते हो? अभी अभी पदोन्नत हुए डुकिंग हमें चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो। अगर तुम दोनों डरते हो तो यह मामला मुझ पर छोड़ दो माँ दयुवान। ये कहने के बाद माँ दयुवान सीधे जमीन पर वापस चला गया, इस बात की परवाह किए बिना कि नीलामी घर में अभी भी लोग हैं या नहीं, और सीधे माँ परिवार के सदस्यों को 9 पॉइजन ऑक्शन हाउस में आग लगाने का आदेश दिया। यहाँ रहने का उसका उद्देश्य लिटिल पॉइजन गर्ल को जमीन पर बने नीलामी घर की दिशा से बाहर निकलने से रोकना था। थोड़ी देर बाद आग की लपटों ने 9 पॉइजन ऑक्शन हाउस को अपनी चपेट में ले लिया। अंदर बचे हुए लोग चीखने लगे और बाहर भाग गए। प्रचंड आग के नीचे तालाब की सतह पर आग की लालिमा दिखाई दे रही थी। आग पूरे 3 घंटे तक जलती रही। इस दौरान तालाब से कोई असामान्य हलचल नहीं हुई।
भाई दयुवान, 3 घंटे हो चुके हैं। क्या छोटी जहर लड़की तालाब के तल पर कोई छिपा हुआ रास्ता ढूंढकर भाग गई होगी? पानी में कोई असामान्य हलचल न देखकर वांग जिंग ने अनुमान लगाया। पानी के तल पर कोई छिपा हुआ रास्ता। वांग जिंग की बातें सुनकर माँ दयुवान को भी बहुत संदेह हुआ। जल्दी से पानी में गोता लगाओ और देखो कि तल पर कोई और रास्ता तो नहीं है। नीलामी घर के खंडहर में तब्दील हो जाने के बाद इन तीनों परिवार के मुखियाओं ने तुरंत अपने अपने अधीनस्थों को पानी में गोता लगाने और खोज शुरू करने का आदेश दिया। भले ही तालाब दोगुना बड़ा हो, लेकिन ये 30 या 40 लोगों की इतनी सघन खोज का सामना नहीं कर सकता था। इन लोगों के नीचे जाने के 3 मिनट से भी कम समय बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक पानी से बाहर आया और सतह पर गिरने से पहले एक तीखी चीख निकाली। ये देखकर तालाब के ऊपर उड़ रहे 3 डूकिंग विशेषज्ञ सबसे तेज गति से घटनास्थल पर पहुंचे। इस क्षेत्र को घेर लो, छोटी जहर लड़की ठीक नीचे है। मृतक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की त्वचा का रंग देखकर माँ दयुवान ने उत्साह से कहा। अध्याय 276 विश्व संप्रदाय के आगंतुक। 8 सितारा डूकिंग। पानी के तालाब में छिपी काली पोशाक वाली आकृति कोई और नहीं बल्कि जियाओ यिक्सियन थी, जो क्लाउड साम्राज्य में अनुभव करने आई थी। क्लाउड साम्राज्य में कई महीने बिताने के बाद उसकी साधना अप्रत्याशित रूप से 9 सितारा डू स्पिरिट के स्तर पर पहुंच गई थी। उसका अगला लक्ष्य बड़ी संख्या में जहरीले कीड़ों और पौधों को इकट्ठा करना, उनके विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करना और इस तरह एक ही झटके में डूकिंग क्षेत्र में घुसना था। इस समय 30 से 40 लोगों की तलाशी के तहत पानी के तालाब में जियाओ यिक्सियन का स्थान जल्दी से उजागर हो गया। इस प्रकार उसे उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को मारने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी जिसने उसे खोजा था, एक आदमी जो डू मास्टर स्तर तक पहुंच गया था। जैसे ही माँ दयुवान और अन्य 2 डूकिंग विशेषज्ञ पास आए, जियाओ यिक्सियन ने अपनी हथेलियों से ग्रे गैस छोड़ी, जो संपर्क में आने पर पानी में विलीन हो गई। पानी के छींटे पड़ने के कारण कई लोग पानी की बूंदों से टकरा गए और उनकी त्वचा काली पड़ने लगी, जिसके बाद पानी की सतह पर कई तरह की दयनीय चीखें गूंजने लगीं। जियो यिक्सियन के हरकत में आने के बाद 3 डूकिंग विशेषज्ञों के भयानक हमले भी आसमान से नीचे उतरे। इन 3 शानदार हमलों को देखकर जियो यिक्सियन अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाए। अपनी मौजूदा चरम 9 सितारा डू स्पिरिट ताकत के साथ वह साधारण डूकिंग विशेषज्ञों से निपट सकती थी, लेकिन माँ दयुवान एक 4 सितारा डूकिंग था, जबकि वांग जिंग और हो यूनफेंग दोनों 3 सितारा डूकिंग थे। उनसे लड़ना काफी दबाव वाला था। इस समय जब 3 दुर्जय हमले गिर गए, जियो यिक्सियन ने एक बार फिर पानी के नीचे गोता लगाया। एक जोरदार धमाके के साथ उनके तीनों हमले पानी की सतह पर गिरे, जिससे एक लहर पैदा हुई। पानी के नीचे जियो यिक्सियन ने निष्क्रियता नहीं दिखाई, बल्कि उसे खोजने के लिए पानी में प्रवेश करने वालों को मारने का हर अवसर बनाया। कुछ ही समय बाद तालाब में गोता लगाने वाले लोगों की संख्या में अचानक आधी कमी आ गई और शव पानी के नीचे से ऊपर तैरने लगे। इस प्रक्रिया के दौरान माँ दयुवान और अन्य लोगों ने कई बार जियो यिक्सियन पर हमला किया, लेकिन अंततः पानी की बड़ी बड़ी फुहारें मारने के बाद जियो यिक्सियन ने सफलतापूर्वक उनसे बच निकला। मैं वहां नीचे नहीं जा रहा हूं। नीचे बहुत भयानक है। इस छोटी जहरीली लड़की का जहर तुरंत घातक है। हमारे पास कोई प्रतिरोध नहीं है। ये स्थिति देखकर पानी के तालाब में बचे हुए लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। वे किनारे पर लौटना चाहते थे। इस समय माँ दयुवान, हो यूनफेंग और वांग जिंग पानी के तालाब के ऊपर उड़ रहे थे। सभी के चेहरे पर कुछ बदसूरत भाव थे। उनके आने से पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक डू स्पिरिट साधक को मारने की कोशिश करने से उन्हें इतना बड़ा नुकसान होगा। भाई दयुवान, भाई वांग, उन सभी को ऊपर आने दो। इस तरह से जारी रखने से और अधिक अनावश्यक हताहत होंगे, हो यूनफेंग ने असहाय होकर कहा। हाँ, हो यूनफेंग की बातें सुनकर माँ दयुवान ने सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने तुरंत एक और सुझाव दिया। ये तालाब बहुत गहरा है, यही वजह है कि छोटी जहर लड़की इतनी आश्वस्त है। हम इस पानी को कहीं और क्यों नहीं मोड़ देते? भाई दयुवान का विचार अच्छा है। हाँ, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? माँ दयुवान का सुझाव सुनकर अन्य 2 ने भी एक के बाद एक सिर हिलाया। जल्द ही तीनों एक आम सहमति पर पहुंच गए और लोगों को तालाब से पानी मोड़ने के लिए चैनल खोदने का आदेश देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आती गई, सैकड़ों लोगों ने मशालों के साथ तालाब को घेर लिया। चैनल खोदे जाने के साथ तालाब में पानी का स्तर तेजी से कम हो रहा था। पानी के नीचे जियो यिक्सियन ने पानी का स्तर गिरता हुआ महसूस किया और खुद को असहाय महसूस किया। ये लोग वास्तव में दृढ़ हैं। ऐसा लगता है कि आज की लड़ाई अपरिहार्य है। अगले ही पल उसने तुरंत कार्रवाई की, किनारे पर एक अपेक्षाकृत कमजोर रक्षात्मक स्थान चुना और फिर अचानक पानी से बाहर छलांग लगा दी। प्लंक। हालांकि पानी के टूटने की आवाज़ छोटी थी, लेकिन शांत रात में ये बहुत ध्यान खींचने वाली थी। छोटी जहरीली लड़की, तुम आखिरकार खुद को दिखा रही हो। जैसे ही जियो यिक्सियन किनारे पर पहुंची, माँ दयुवान और अन्य 2 ने उसे पहले ही देख लिया था और फिर वे जल्दी से उसके पीछे भागे।
अपने पीछे के 3 लोगों को करीब आते हुए महसूस करते हुए जियो इक्सियन के किनारे पर आने के बाद उसने अपनी डूक्यूई को सक्रिय किया और आगे एक झाड़ी की ओर तेजी से बढ़ गई। हालांकि जब वह झाड़ी के पास पहुंचने वाली थी तो 7 या 8 आकृतियां अचानक झाड़ी में दिखाई दीं, जिन्होंने जियो इक्सियन का रास्ता रोक दिया। इन 8 लोगों में 3 मजबूत व्यक्ति थे जो डू स्पिरिट के स्तर पर पहुंच चुके थे, जबकि अन्य 5 सभी महान डू मास्टर के स्तर पर थे। हा भाई हो, आपने सही अनुमान लगाया। ये छोटी जहरीली लड़की हमारे जाल में फंस गई है, मादयुवान ने जियो इक्सियन के पीछे बेशर्मी से हंसते हुए कहा। जियो इक्सियन की तरफ आगे 8 लोगों के अचानक प्रकट होने के कारण उसके कदम एक पल के लिए झिझके, लेकिन फिर उसने निर्णायक रूप से झाड़ियों की ओर एक ग्रे धुंध छोड़ दी। इस ग्रे धुंध के नीचे 2 लोग तुरंत जमीन पर गिर गए। जियो इक्सियन ने उन लोगों के खिलाफ कभी पीछे नहीं हटे जो उसे मारना चाहते थे। हालांकि ये ठीक इसी ठहराव के कारण था कि पीछे के 3 डूकिंग विशेषज्ञों ने पहले ही उसे घेर लिया था। मादयुवान के पंख फड़फड़ाए हवा के झोंके में बदल गए। जब वह फिर से दिखाई दिया तो उसने पहले ही जियो इक्सियन का रास्ता रोक दिया था। जैसे ही जियो इक्सियन बाईं ओर जाने वाली थी, हो यूनफैंग रहस्यमय तरीके से उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी कुछ मुरझाई हुई हथेलियां सीधे जियो इक्सियन पर निशाना साध रही थीं। तुरंत एक उफनती हुई डूक्यूई फूट पड़ी जो लगभग जियो को घेर रही थी ईशन के पूरे शरीर पर। इस महत्वपूर्ण क्षण में जियाओ ईशन की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। एक ग्रे डूक्यूई जो पहले से कई गुना अधिक केंद्रित थी, ने हो यूनफेंग के हमले का सामना किया। ग्रे डूक्यूई का संक्षारक प्रभाव लग रहा था। फुफकारने की आवाज़ों की एक श्रृंखला के साथ इसने वास्तव में बढ़ते हुए डूक्यूई में एक छेद कर दिया जो उसके पूरे शरीर को घेरने वाला था। ग्रे डूक्यूई को अपनी हथेली को संक्षारित करते हुए देखकर हो यूनफेंग ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। हो यूनफेंग के कुछ समय पीछे हटने के बाद उन तीनों ने जल्दी से अपनी स्थिति बदल ली, जिससे जियाओ ईशन 5 मीटर से कम की त्रिज्या वाले त्रिकोणीय क्षेत्र में फंस गया। मरने के लिए तैयार रहो, उन तीनों ने अपनी हथेलियों से एक दूसरे का सामना करते हुए धीमी आवाज में चिल्लाया और उनकी हथेलियों से 3 अलग अलग रंग की डूक्यूई निकलीं। फिर प्रकाश की एक झिल्ली की तरह ये बिजली की तरह बाहर निकली और पलक झपकते ही बीच में जा घुसी। अचानक तीनों के बीच एक त्रिकोणीय ऊर्जा झिल्ली बन गई जिसके केंद्र में जियो इक्सियन था। झिल्ली को करीब आते देख जियो इक्सियन भी घबरा गई। जैसे ही उसने गुहे द्वारा सिखाई गई उन्नत पृथ्वी स्तरीय तकनीक शैडो क्लॉ का उपयोग करने में संकोच किया, अचानक पानी के तालाब की दिशा से एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई। इस आभा को महसूस करते हुए मादयुवान और अन्य लोगों ने जल्दी से देखा, केवल एक मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पीले डूक्यू पंखों के साथ पानी के तालाब की दिशा से उड़ते हुए देखा। क्या मैं आप तीनों से हुआन को एक चेहरा देने के लिए कह सकता हूँ? चलो आज के लिए इसे बंद कर दे, ठीक है? आसमान में मोटा आदमी मुस्कुराया। तुम कौन हो? मादयुवान ने एक उदास भाव के साथ पूछा। मैं जहर संप्रदाय से हुआंग दहाई हूँ। अध्याय 277 हाथापाई। जियो इक्सियन बच निकला। इस मोटे अधेड़ व्यक्ति की उपस्थिति के कारण मादयुवान और अन्य 2 द्वारा संयुक्त रूप से बनाई गई ऊर्जा झिल्ली अस्थायी रूप से सिकुड़ना बंद हो गई। इसलिए जियो इक्सियन ने कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि चुपचाप इन लोगों की हरकतों को देखा। जहर संप्रदाय, क्या ये विष संप्रदाय का क्षेत्र नहीं है? तुम्हारा जहर संप्रदाय अपने हाथ बहुत आगे बढ़ा रहा है। इस मोटे अधेड़ व्यक्ति की पहचान जानने पर मादयुवान, हो यूनफेंग और वांग जिंग ने बेहद अमित्र व्यवहार दिखाया। इन तीनों से जवाब सुनकर हुआंग दहाई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हे चूंकि तुम इतने गुस्से में हो तो चलो मैं तुम्हें गुस्सा निकालने में मदद करता हूँ। जैसे ही हुआंग दहाई की आवाज़ गिरी, उसकी बड़ी मुट्ठी पर एक मैला पीला ऊर्जा फैल गया। मादयुवान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हुआंग दहाई वास्तव में सीधे हमला करेगा। मैले पीले रंग की ऊर्जा को लगातार संघनित होते देख मादयुवान ने सख्ती से चिल्लाते हुए कहा, हुआंग दहाई, तुम्हें 2 बार सोचना चाहिए। ये व्यक्ति वह है जिसे ओल्ड मैन लियू देखना चाहता है। हे ये काफ़ी संयोग है। संप्रदाय मास्टर हुआ भी उसमें बहुत रुचि रखते हैं, यहाँ तक कि उसे एक शिष्य के रूप में लेने पर विचार कर रहे हैं और मुझे उसकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, हुआंग दहाई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। क्या ये व्यक्ति वास्तव में संप्रदाय मास्टर हुआ के आदेश पर यहाँ है? हुआंग दहाई के शब्दों को सुनकर मादयुवान, हो यूनफेंग और वांग जिंग के हाव भाव बेहद बदसूरत हो गए। मूल रूप से वे इस मोटे आदमी को ओल्ड मैन लियू के नाम से डराना चाहते थे, लेकिन अब दूसरे पक्ष ने वास्तव में संप्रदाय मास्टर हुआ का नाम लिया। अचानक स्थिति अब उनके नियंत्रण में नहीं थी। यह उल्लेखनीय है कि संप्रदाय मास्टर हुआ सैकड़ों मील के भीतर एकमात्र डू सम्राट था जो ओल्ड मैन लियू का मुकाबला कर सकता था। भाई दयुवान, अब हमें क्या करना चाहिए? इस व्यक्ति की साधना शायद 8 सितारा डू किंग के स्तर की है। शायद हम तीनों मिलकर उससे लड़ सकें, लेकिन फिर इस छोटी जहरीली लड़की को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं होगा। हो यूनफेंग ने जल्दी से स्थिति का विश्लेषण किया।
इस समय उनकी लगभग सारी बातचीत जियाओ यिक्सियन के कानों में पड़ गई। यहाँ तक कि जियाओ यिक्सियन ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही महीनों में वह ज़हर संप्रदाय और विष संप्रदाय, दो प्रमुख ताकतों का ध्यान आकर्षित कर लेगी। इसके अलावा जियाओ यिक्सियन वर्तमान स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट थी। अगर यह मोटा आदमी माँ दयुवान और अन्य लोगों पर हमला करता तो वह आसानी से बच सकती थी। लेकिन उस स्थिति में एक और स्थिति उत्पन्न हो सकती थी जहां दोनों पक्ष एक साथ हमला कर सकते थे और उसे वश में कर सकते थे। उसे नहीं पता था कि माँ दयुवान और अन्य लोग क्या निर्णय लेंगे। माँ दयुवान की तरफ से कुछ देर सोचने के बाद उसने अचानक बाकी दो से कहा, अगर छोटी जहर लड़की इस मोटे आदमी के हाथों में पड़ गई तो वह शायद कुछ दिनों में संप्रदाय मास्टर हुआ के हाथों में होगी और फिर हम बूढ़े आदमी लियू को समझा नहीं पाएंगे। मैं समझता हूँ भाई दयुवान का क्या मतलब है। जैसे ही माँ दयुवान की आवाज़ गिरी, बाकी दो ने एक दूसरे को देखा और अचानक प्रबुद्ध महसूस किया। अगले ही पल उन तीनों ने लगभग एक साथ अपनी हथेलियां वापस ले लीं। जब उन्होंने अपनी हथेलियां वापस ले लीं तो जियाओ यिक्सियन के चारों ओर की त्रिकोणीय ऊर्जा झिल्ली भी फैल गई। छोटी जहर लड़की, जल्दी से भागो, लेकिन इस मोटे आदमी को तुम्हें पकड़ने मत दो। जियाओ यिक्सियन को एक अजीब सी मुस्कान देने के बाद माँ दयुवान और बाकी दो ने अब उसके ठिकाने की परवाह नहीं की। इसके बजाय उन्होंने हुआंग दहाई पर हमला करने की पहल की। माँ दयुवान की हरकतों को देखकर हुआंग दहाई, भले ही वह मूर्ख था, उनके इरादों को जानता था। उसने तुरंत जियाओ यिक्सियन की दिशा में चिल्लाया, छोटी जहर लड़की, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। हमारे संप्रदाय के गुरु हुआ वास्तव में तुम्हें एक शिष्य के रूप में लेना चाहते हैं और तुम्हें अपना पदभार सौंपना चाहते हैं। कोई ज़रूरत नहीं, अपने संप्रदाय के गुरु हुआ से कहो अगर वह मेरा शिष्य बनने को तैयार है तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। जियाओ यिक्सियन ने अपना हाथ हिलाया और हुआंग दहाई पर चिल्लाया। फिर बिना पीछे देखे वह झाड़ियों की ओर भाग गई। जियाओ यिक्सियन के क्रूर तरीकों का अनुभव करने के बाद जो लोग मूल रूप से उसका रास्ता रोक रहे थे, उन्होंने जल्दी से उसे बाहर निकलने का रास्ता दे दिया। जियाओ यिक्सियन के अंतिम शब्द सुनकर हुआंग दहाई के माथे पर एक काली रेखा उभर आई। उसने वास्तव में ये कहने की हिम्मत की कि वह उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकती है। इस छोटी लड़की में वाकई हिम्मत थी। धीरे से अपना सिर हिलाते हुए हुआंग दहाई की नज़र अचानक माँ दयुवान और उसके साथियों पर पड़ी। हालांकि माँ दयुवान, हो यूनफेंग और वांग जिंग के हमले हुआंग दहाई की नज़र में बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन उनके समन्वित हमलों ने एक खतरनाक स्वरूप बना दिया। हालांकि हुआंग दहाई ने पृथ्वी की तरह ही दृढ़ता और स्थिरता का भाव प्रकट किया। चाहे माँ दयुवान और अन्य कितने भी मुश्किल कोण से हमला करें, वह आसानी से उन्हें चकमा दे सकता था। वे तीनों लंबे समय से हमला कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हुआंग दहाई पर कोई चोट नहीं छोड़ी थी। इसके अलावा जो और भी अजीब था वह यह था कि इतनी लंबी लड़ाई के बाद हुआंग दहाई की आभा अपरिवर्तित रही, जैसे कि उसने बिल्कुल भी ऊर्जा का उपभोग नहीं किया हो। माँ दयुवान ने जब इस स्थिति को देखा तो उसे तुरंत झटका लगा। मूल रूप से उनकी योजना थी कि वे तीनों बारी बारी से मोटे आदमी की डुक्यूई पर हमला करेंगे और उसे खा जाएंगे, लेकिन अब जिसे खाया जा रहा था उसने उलट दिया। छोटी जहर लड़की अब तक बहुत दूर भाग गई होगी। जियाओ यिक्सियन के जाने की दिशा में देखते हुए माँ दयुवान ने एक विशेष हाथ के संकेत से इशारा करते हुए पीछे हटने का निर्णायक निर्णय लिया। वांग जिंग और हो यूनफेंग ने तुरंत उसका मतलब समझ लिया। एक और हमले के बाद उन तीनों ने अपने हमलों की गति का उपयोग करके जल्दी से हुआंग दहाई से खुद को दूर कर लिया। मुझे लगा कि तुम लोगों में ज्यादा कौशल है। तीनों के चले जाने के बाद हुआंग दहाई ने तिरस्कारपूर्वक कहा, हुआंग फैटी, हमें अपनी बेकार की बकवास से बचाओ। ये वैनम सेक्ट का क्षेत्र है। तुम्हें यहाँ घमंडी होने का अधिकार नहीं है। अगर तुम्हारे पास क्षमता है तो यहाँ रुको, कोई जल्द ही तुमसे निपटने आएगा। हालांकि माँ दयुवान और अन्य लोग हार गए थे, फिर भी उनका स्वर बहुत कड़ा था। रुको और देखो, मेरे पास इस बकवास के लिए समय नहीं है, हुआंग दहाई ने उदासीनता से कहा। ये कहने के बाद हुआंग दहाई ने उन तीनों को अनदेखा कर दिया और अपनी पीठ पर पीले पंख फड़फड़ाए जल्दी से उस दिशा की ओर उड़ गया जहाँ जियाओ यिक्सियन ने छोड़ा था। हुआंग दहाई की आकृति को जाते हुए देखकर हो यूनफेंग ने गुस्से से कहा, धिक्कार है वैनम सेक्ट पर। अगर यह व्यक्ति नहीं होता तो हम पहले ही लिटिल पॉइजन गर्ल को पकड़ लेते। अब ये कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले ही वैनम सेक्ट को पॉइजन सेक्ट से किसी के आने के बारे में सूचित कर दिया है। मुझे लगता है कि हुआंग दहाई से निपटने के लिए वैनम सेक्ट के किसी विशेषज्ञ के आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, माँ दयुवान ने आत्मविश्वास से कहा। भाई दयुवान सही कह रहे हैं। आखिरकार ये वैनम सेक्ट का क्षेत्र है। एक हुआंग दहाई ज्वार को नहीं मोड़ सकता, वांग जिंग ने दोहराया। हनी सिटी के 4 प्रमुख परिवार वास्तव में शक्तिशाली हैं। जब माँ दयुवान और अन्य लोग अपने अगले कदम पर चर्चा कर रहे थे तो पानी के पूल के दूसरी तरफ से कुछ हद तक ठंडी आवाज़ आई।
तीनों ने मुड़कर देखा तो देखा कि एक दुबले पतले चेहरे वाला युवक लगभग 30 साल का अपने पीछे काले पंख फड़फड़ाते हुए उनकी ओर उड़ रहा था। बिच्छू 9 अध्याय 278 खंडहर। बिच्छू 9 नवागंतुक को देखकर हो यूनफेंग ने तुरंत उसकी पहचान ली और माँ दयुवान को याद दिलाने के लिए मुड़ा। भाई दयुवान, ये व्यक्ति 9 वैनम नीलामी घर का पर्दे के पीछे का बॉस है। बिच्छू 9 ओह, वह काफी युवा दिखता है। हो यूनफेंग से युवक की पहचान जानने के बाद माँ दयुवान ने धीरे से आह भरी। तीनों की निगाहों के सामने बिच्छू 9 पानी के कुंड के ऊपर से उड़कर उनके पास आया। क्या तुमने 9 वैनम नीलामी घर को जला दिया? जैसे ही बिच्छू 9 आया उसकी नज़र माँ दयुवान पर टिक गई। हाँ, मैं बस कुंड के तल पर किसी को ढूंढ रहा था। चूंकि नीलामी घर रास्ते में आ रहा था इसलिए मैंने किसी को इसे हटाने का आदेश दिया। बिच्छू 9 की सवालिया निगाहों का सामना करते हुए माँ दयुवान ने शांति से उत्तर दिया। क्या तुम जानते हो कि 9 वैनम ऑक्शन हाउस मेरा है? स्कॉर्पियन 9 का। स्कॉर्पियन 9 का स्वर और भी ठंडा हो गया। हे, ये सिर्फ एक नीलामी घर है जिसकी कीमत कुछ सिक्कों की है। यहाँ तुम्हारे लिए मुआवजे के तौर पर 1 मिलियन सोने के सिक्के हैं। स्कॉर्पियन 9 की प्रतिक्रिया देखकर माँ दयुवान ने लापरवाही से एक क्रिस्टल कार्ड निकाला। ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ, स्कॉर्पियन 9, एक भिखारी की तरह व्यवहार कर रहे हो। हालांकि नीलामी घर की कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्कॉर्पियन 9, इसे इतनी लापरवाही से जला देना मेरी प्रतिष्ठा को कहाँ छोड़ देगा? माँ दयुवान को सोने के सिक्के देते हुए देखकर स्कॉर्पियन 9 ने गुस्से से कहा। दोनों के बीच तनाव बढ़ता देख हो यूनफेंग हस्तक्षेप करने से खुद को रोक नहीं सका। भाई स्कॉर्पियन 9, नीलामी घर को जला देना वास्तव में अंतिम उपाय था। इसके अलावा उस समय हम आपको नीलामी घर में नहीं पा सके। तभी माँ दयुवान ने अपनी भौहें सिकुड़ी और हो यूनफेंग को टोका। भाई हो, उसके साथ शब्दों को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति 1 मिलियन सोने के सिक्कों से संतुष्ट नहीं है वह किसी भी स्पष्टीकरण का हकदार नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो हनी सिटी के 4 प्रमुख परिवार, मैं स्कॉर्पियन 9 जल्द ही आपको मुझे भड़काने के परिणाम दिखाऊंगा। माँ दयुवान के शब्दों को सुनकर स्कॉर्पियन 9 ने उपहास किया और धमकी दी। परिणाम? सिर्फ अपने एक सितारा डूकिंग की ताकत से? क्या तुम्हें लगता है कि मैं आज तुम्हें और तुम्हारे नीलामी घर को गायब कर दूंगा? मूल रूप से माँ दयुवान पहले से ही हुआंग दहाई के मामले की वजह से बहुत नाराज था। अब स्कॉर्पियन 9 के शब्दों में धमकी भरे लहजे को सुनकर वह कुछ हद तक क्रोधित हो गया। संकीर्ण सोच वाले लोगों का एक समूह, मैं तुम्हें घुटने टेकने और दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। हालांकि स्कॉर्पियन 9 गुस्से में था, लेकिन वह उन तीनों की तुलना में अपनी ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। इसलिए उसने छोड़ने का बहुत ही तर्कसंगत विकल्प चुना। दूसरी तरफ झाड़ियों से गुजरने के बाद जियो यिक्सियन एक नदी में कूद गया और रास्ते में लगभग सभी की नज़रों से बच गया। एक बार उसने हुआंग दहाई को अपने सिर के ऊपर उड़ते हुए भी देखा, लेकिन पानी के नीचे उसकी छिपी उपस्थिति के बावजूद उसे अभी भी नहीं खोजा गया था। अंधेरे बंदरगाह को पूरी तरह से छोड़ने के बाद जियो यिक्सियन नदी से बाहर निकल आया। बाहर निकलने के बाद उसने तुरंत बड़े काले लबादे को त्यागने के लिए एक सुनसान जगह ढूंढी, फिर आत्मविश्वास से मुख्य सड़क पर दिखाई दिया। क्लाउड एम्पायर में आने के बाद से जियो यिक्सियन का नाम हमेशा उसके पूरे शरीर को ढंकने वाले काले लबादे से जुड़ा था, इसलिए अब लबादा उतारने से उसे बहुत परेशानी से बचाया जा सका। मैंने पहले ही 3 आंखों वाली रेत मकड़ी प्राप्त कर ली है। इसके बाद मुझे बस कुछ और जहरीले पौधे इकट्ठा करने होंगे और उन सभी को एक साथ अवशोषित करने की कोशिश करनी होगी ताकि मैं देख सकूं कि क्या मैं डुकिंग स्तर तक पहुंच सकता हूं। खुद से बड़बड़ाते हुए जियाओ यिक्सियन की गति धीरे धीरे तेज हो गई और वह हनी सिटी की दिशा में बढ़ गई। हनी सिटी के 4 प्रमुख परिवारों की लगभग आधी सेनाएं जियाओ यिक्सियन की खोज के लिए अंधेरे बंदरगाह पर जुट गई थीं। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इस समय जियाओ यिक्सियन हनी सिटी लौटने का विकल्प चुनेगी। ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही था। सबसे खतरनाक जगह वास्तव में सबसे सुरक्षित जगह है। गश्ती बल को पहले से बहुत कमज़ोर देखकर जियाओ यिक्सियन ने आह भरी, फिर सीधे शहर की ओर चल पड़ी। हालांकि उसने बड़ी काली पोशाक उतार दी थी ताकि दूसरे लोग उसे छोटी जहर वाली लड़की के साथ न जोड़ सकें, लेकिन उसकी सुंदर आकृति एक और तरह की परेशानी लेकर आए। जैसे ही वह शहर में दाखिल हुई, कई जोड़ी आंखें चुपके से उसे देख रही थीं। इस पर ध्यान न देते हुए जियाओ यिक्सियन सीधे हनी सिटी में एक जहर की दुकान पर चली गई। इस दुकान में घुसते ही जियाओ यिक्सियन और दुकानदार ने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया, फिर वह चुपचाप इंतजार करने लगी। इस समय नीले रंग के लबादे में एक युवक, जो अपनी उम्र के शुरुआती 20वें दशक में लग रहा था, दुकान में चला गया। अंदर घुसते ही उसने मुस्कुराते हुए जियाओ यिक्सियन का अभिवादन किया। मिस, आप अपरिचित लग रही हैं। क्या आप इस शहर से नहीं हैं? नहीं, जियाओ यिक्सियन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। क्या आप यहाँ अकेली हैं?
क्या आप यहाँ कुछ जहर खरीदना चाहती हैं? वह आदमी कुछ बेकार की बातें करता रहा, जिससे जियाओ यिक्सियन की भौहें और भी सिकुड़ गईं। इसलिए वह चुपचाप काउंटर के पास प्रतीक्षा करती रही। सम्माननीय अतिथि, आपकी वस्तुएं तैयार हैं। कुल 1,90,000 स्वर्ण सिक्के होंगे। कुछ ही समय में दुकानदार ने काउंटर पर जड़ी बूटियों का एक पैकेट रख दिया। ये कहने के बाद दुकानदार की नज़र जियाओ यिक्सियन के बगल में खड़े नीले वस्त्र वाले व्यक्ति पर पड़ी और उसके चेहरे पर तुरंत ही कुछ हद तक विनम्रता आ गई। मास्टर हान, आपको मेरी साधारण दुकान पर आने का समय कैसे मिला? क्या ये युवती आपकी मित्र है? दुकानदार की बातें सुनकर नीले वस्त्र वाले व्यक्ति हान ने हल्के से सिर हिलाया। हनी सिटी के 4 प्रमुख परिवारों में से एक हान परिवार के मुखिया में 4 सितारा डुकिंग की ताकत थी और उनका मां दायुवान के साथ लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। 9 वैनम ऑक्शन हाउस में हाल ही में हुए आयोजनों के दौरान हान परिवार 4 प्रमुख परिवारों में से एकमात्र ऐसा था जिसने भाग नहीं लिया। इसलिए जब जियाओ यिक्सियन ने सुना कि नीले वस्त्र वाला आदमी हान परिवार से था तो उसने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। इसके बाद जैसे ही जियाओ यिक्सियन भुगतान करने वाली थी, हान ने पहले ही कहा, मिस, मुझे आपके लिए भुगतान करने दें। कोई ज़रूरत नहीं, जियाओ यिक्सियन ने उदासीनता से उत्तर दिया, जड़ी बूटियों और 1,90,000 सोने के सिक्कों के साथ दुकान से बाहर निकल गया। अरे मिस, मेरा इंतज़ार करो। जियाओ यिक्सियन के जाने के बाद हान भी उसके पीछे दुकान से बाहर चला गया। हालांकि जब तक हान दरवाजे पर पहुंचा, जियाओ यिक्सियन की आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी। अजीब बात है, ये लड़की अचानक क्यों गायब हो गई? हान ने दुकान पर लौटने से पहले खुद से कहा। हनी सिटी की एक शांत गली में हान से दूर जाने के बाद जियाओ यिक्सियन ने जहरीले जीवों को बेचने वाली एक और दुकान पर जाने की योजना बनाई। मैंने कुछ खबरें सुनी हैं कि इन दिनों गिरते जंगल की गहराई में लगातार विसंगतियां हो रही हैं। मेरा अनुमान है कि वहां कुछ खंडहर उभरने वाले हैं। जैसे ही जियाओ यिक्सियन गली से बाहर निकलने वाली थी, उसने अचानक बातचीत के कुछ अंश सुने। अध्याय 279, जियाओ यिक्सियन ने डुकिंग तक पहुंच बनाई। पवित्र पतन की भूमि, गिरे हुए जंगल, खंडहर। इस खंडित आवाज को सुनकर जियाओ यिक्सियन के कदम अचानक रुक गए। उसके सुंदर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी क्योंकि वह दिलचस्पी के साथ सुनना जारी रखती थी। कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? बहुत कम लोग। ये जानकारी मुझे एक दोस्त ने बताई थी जो अक्सर गिरे हुए जंगल में गहराई तक जाता है। तो चलो जल्दी से चलते हैं। अगर हम खंडहरों से कुछ खजाने प्राप्त कर सकते हैं तो भाइयों के रूप में हमारी सफलता बस कोने के आसपास होगी। कुछ ही समय बाद जब दोनों बातचीत करने वाले व्यक्ति चले गए तो जियाओ यिक्सियन भी धीरे धीरे गली से निकलकर जहरीले कीड़े बेचने वाली दुकान की ओर बढ़ गई। हालांकि उसने अभी अभी जो खंडहरों के बारे में सुना था उसे ध्यान में रखते हुए डुकिंग तक पहुंचने के बाद वहां जाने की योजना बनाई। इसके बाद जियाओ यिक्सियन की जहरीले कीड़े खरीदने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चली, बिना किसी हान दशाओं जैसे किसी ने उसे परेशान किए। अब सब कुछ लगभग तैयार है। स्वीट सिटी छोड़ने का समय आ गया है। खुद से बुदबुदाते हुए जियाओ यिक्सियन ने निर्णायक रूप से शहर से बाहर निकलने का फैसला किया। शहर छोड़ने के कुछ समय बाद वह सीधे मुख्य सड़क के किनारे से कहीं से बगल के घने जंगल में प्रवेश कर गई। फिर उसे जंगल के भीतर एक अपेक्षाकृत एकांत गुफा मिली। गुफा में प्रवेश करने पर जियाओ यिक्सियन का स्वागत पानी से भरे आधे व्यक्ति की ऊंचाई वाले बाथटब ने किया। उसने धीरे धीरे कुछ जहर डाले जो उसने इस अवधि के दौरान प्राप्त किए थे और जहरीले कीड़ों से निकाले गए विषाक्त पदार्थों को बाथटब में डाला। जब बाथटब में तरल का रंग धीरे धीरे गहरा हरा हो गया और बुलबुले उठने लगे तो जियाओ यिक्सियन ने खुद को सीधे इस अत्यधिक जहरीले स्नान में डुबो दिया और वह अपने मुंह में कुछ बेहद जहरीले पदार्थ खाती रही। लगभग उसी क्षण जब वह बाथटब में कूदी, हरे तरल में मौजूद विषाक्त पदार्थ उसके शरीर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। उन्हें सक्रिय रूप से निर्देशित किए बिना जियाओ यिक्सियन के शरीर ने स्वचालित रूप से इन विषाक्त पदार्थों को अवशोषित कर लिया, जो उसके पूरे शरीर में बहने वाले अत्यंत शुद्ध डुक्यूई में बदल गए। जैसे ही जियाओ यिक्सियन की आंतरिक साधना तकनीक काम करने लगी, विष अवशोषण की गति और भी भयानक हो गई। कई घंटों के बाद जिस गुफा में जियाओ यिक्सियन स्थित थी वहां आसपास की वनस्पति सहित सब कुछ मुरझा गया था, पूरी तरह से उजाड़ दिखाई दे रहा था। गुफा के भीतर जियाओ यिक्सियन जहर में भीगते हुए धीरे धीरे महसूस करती है कि उसके शरीर में डू क्रिस्टल गायब हो गया था और उसकी डू क्यूई को अब भंवर के माध्यम से घूमने की जरूरत नहीं थी, बल्कि सीधे उसके मेरिडियन से उभरी थी। ये दृश्य महसूस करते हुए जियाओ यिक्सियन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। अपने नाजुक कंधे के हल्के से कांपने के साथ अचानक उसकी डू क्यूई उसके शरीर से बाहर निकल गई, एक अजीबोगरीब मेरिडियन मार्ग का अनुसरण करते हुए अंत में उसकी पीठ से फट गई। पोंग! पहले से खाली बाथटब के विस्फोट के साथ जियाओ यिक्सियन के पीछे से बैंगनी डू क्यूई पंखों की एक जोड़ी तेजी से बाहर निकली। अपने सिर को थोड़ा झुकाते हुए जियाओ यिक्सियन ने पीछे की ओर देखा।
बैंगनी रंग की चमक ने उसके नाजुक चेहरे को रोशन कर दिया और फिर उसके मुंह के कोने से एक हल्का सा मोड़ चुपचाप फैल गया। डूक्यू विंग्स। जियाओ यिक्सियन इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थी कि डूक्यू विंग्स उसकी अपनी ताकत के संदर्भ में क्या दर्शाता है। इसका मतलब था कि उसने गुहे द्वारा निर्धारित कार्यों में से एक को पूरा कर लिया था। मैंने आखिरकार डूकिंग तक पहुंच बनाई। खुद से बुदबुदाते हुए जियाओ यिक्सियन धीरे धीरे खड़ी हुई गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चलने की तैयारी कर रही थी। अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपनी गहरी इंद्रियों से गुफा के बाहर हल्के कदमों को महसूस किया। हाँ, यहाँ के सभी पौधे क्यों मुरझा गए हैं? क्या गुफा में कुछ ऐसा हो सकता है जो वनस्पतियों को मार रहा हो? मुझे लगता है कि अंदर कोई अत्यधिक जहरीला पदार्थ हो सकता है। क्या हमें अंदर जाकर जांच करनी चाहिए? शायद नहीं। हमने शहर में चीज़ों को तैयार करने में पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हम खंडहरों के उद्घाटन से चूक सकते हैं। हम पहले से ही यहाँ हैं। अंदर जाकर जांच करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके बाद जियाओ यिक्सियन ने कुछ हद तक परिचित आवाज़ें सुनी। ये आवाज़ें वैसी ही थी जैसी उसने स्वीट सिटी की एक सुनसान गली में अनजाने में सुनी थीं। वाह, क्या संयोग है! उसकी भौहें ढीली पड़ गईं और जियाओ यिक्सियन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई और वह धीरे धीरे गुफा से बाहर निकल गई। आह, कितना भयानक माहौल है! जियाओ यिक्सियन के गुफा के मुहाने पर पहुंचने के कुछ समय बाद ही अचानक बाहर से दो विस्मयादिबोधक आवाज़ें आईं। उसकी नज़रों के सामने दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों की आकृतियां दिखाई दीं, एक मोटा और एक पतला, दोनों ने काले कपड़े पहने हुए थे। सम्माननीय वरिष्ठ, हम बस इस जगह से गुजर रहे थे। अगर हमने आपको किसी भी तरह से नाराज़ किया है तो कृपया हमें माफ़ करें। उन दोनों में से थोड़ा मोटा आदमी समझाते हुए कुछ हद तक घबराया हुआ लग रहा था। ये दोनों ही व्यक्ति केवल उच्च स्तरीय महान योद्धा अभ्यासी थे, इसलिए इस गहरे पहाड़ी जंगल में जियो यिक्सियन जैसे शक्तिशाली डू पूर्वज का सामना करना स्वाभाविक रूप से उन्हें थोड़ा डराने वाला था। दोनों व्यक्तियों की प्रतिक्रिया देखकर जियो यिक्सियन ने धीरे धीरे अपनी आभा को दबाया और धीरे धीरे उनके पास पहुंची। दो सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने गिरे हुए जंगल में जिन खंडहरों का उल्लेख किया है उनका विशिष्ट स्थान क्या है? जियो यिक्सियन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और वह धीरे से बोली। आह, खंडहर। खंडहरों के बारे में जियो यिक्सियन की पूछताछ सुनकर दोनों व्यक्ति स्पष्ट रूप से अचंभित थे। हमने पहले केवल खंडहरों का उल्लेख किया था, गिरे हुए जंगल का नहीं। उसे कैसे पता चला? हालांकि मोटा अधेड़ व्यक्ति हैरान था, लेकिन उसने आगे कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। सम्माननीय वरिष्ठ, क्या आप भी खंडहरों को देखना चाहेंगे? दुबला पतला अधेड़ व्यक्ति थोड़ा हकलाया। हाँ, कृपया मुझे वह सब कुछ बताएं जो आप जानते हैं। जियो यिक्सियन की आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं। हमें क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है कि वह कुछ जानती है और हम इसे छिपा नहीं पाएंगे। क्या छिपाएं? यह महिला बहुत शक्तिशाली है। वह भी हमसे अच्छी तरह से बात कर रही है, लेकिन कौन जानता है कि बाद में क्या हो सकता है। कुछ फुसफुसाहटों का आदान प्रदान करने के बाद गोलमटोल और पतले आदमी अचानक दृढ़ हो गए। सम्माननीय वरिष्ठ, मैंने भी एक दोस्त से खंडहरों के बारे में सुना है। मेरे दोस्त का परिवार पीढ़ियों से पास में रहता है और वहाँ एक किंवदंती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक संत गिरे हुए जंगल में गिर गया था, इसलिए वे उस क्षेत्र को पवित्र पतन की भूमि कहते हैं। बेशक कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक मजाक है। क्लाउड एम्पायर जैसी जगह में, जहां डू पूर्वज स्तर के विशेषज्ञ भी दुर्लभ हैं, वहां एक संत द्वारा छोड़े गए अवशेष कैसे हो सकते हैं? मोटे आदमी ने विस्तार से समझाया। पवित्र पतन की भूमि। मोटे आदमी से विवरण सुनकर जियाओ यिक्सियन का दिल उत्साहित होने से खुद को रोक नहीं सका। जियाओ यिक्सियन ने प्राचीन पुस्तकों में खंडहरों के बारे में कुछ जानकारी पढ़ी थी। प्राचीन शक्तियों द्वारा छोड़े गए कुछ अवशेष समय के साथ दफन हो सकते हैं या खो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो संयोग से फिर से उभर सकते थे। हालांकि इन दोनों पुरुषों ने जो कहा उसकी विश्वसनीयता बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी जियाओ यिक्सियन अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। आखिरकार डू पूर्वज शक्ति द्वारा पीछे छोड़ी गई कोई भी चीज़ निस्संदेह किसी के लिए भी एक अनूठा आकर्षण रखती है। अध्याय 280, पवित्र पतन की भूमि पर पहुंचना। अपना निर्णय लेने के बाद जियाओ यिक्सियन ने सीधे उन दो लोगों को संबोधित किया, तुम दोनों मेरे लिए रास्ता दिखाओ। जब हम उस स्थान पर पहुंचेंगे, अगर वहां वास्तव में खंडहर हैं, तो तुम भी अवसरों की तलाश में प्रवेश कर सकते हो। ये जियाओ यिक्सियन के शब्दों को सुनकर दोनों पुरुषों ने असहज भाव धारण कर लिए। आखिरकार उनके साथ इतनी भयानक शक्ति होने से कोई भी असहज महसूस कर सकता है। क्या हुआ? तुम दोनों अनिच्छुक लग रहे हो। उनके चेहरों पर भाव देखकर जियाओ यिक्सियन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। जियाओ यिक्सियन के शब्दों में ठंडक महसूस करते हुए दोनों पुरुषों ने अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की और जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। सम्मानित वरिष्ठ के साथ यात्रा करना हमारा सौभाग्य है। ठीक है, रास्ता दिखाओ।
जियाओ यिक्सियन ने हल्के से कहा। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान दिखाई दी और वह दूर चली गई। स्वीट सिटी पवित्र पतन की भूमि से हजारों मील दूर थी, जैसा कि दोनों पुरुषों ने बताया था। जियाओ यिक्सियन ने करीब 2 दिन तक उनका पीछा किया और फिर पास पहुंच गया। वे अब फॉलन फॉरेस्ट के बहुत अंदर थे, जहां जहरीले जीव सामान्य से ज्यादा थे। हालांकि जियाओ यिक्सियन की सुरक्षा के कारण उनकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। इस समय दोनों पुरुष जियाओ यिक्सियन की ताकत से और भी ज्यादा विस्मित हो रहे थे। अपनी पूरी यात्रा के दौरान शायद ही कोई जादुई जानवर या जहरीला जीव जियाओ यिक्सियन की 2 चालों का सामना कर पाता। इसके अलावा कुछ भयानक जीवों द्वारा छोड़े गए जहरीले कोहरे को जियाओ यिक्सियन ने सोख लिया। अचानक मोटा आदमी रुक गया और जियाओ यिक्सियन से कहा, आदरणीय वरिष्ठ, कुछ मील आगे पवित्र पतन की भूमि है जिसका मेरे दोस्त ने जिक्र किया था। मेरे दोस्त का परिवार पीढ़ियों से वहां रह रहा है। उस आदमी की बातें सुनकर जियाओ यिक्सियन ने हल्के से सिर हिलाया। अगले ही पल उसके बैंगनी डूक्यू पंख अचानक फैल गए और वह जंगल के ऊपर आसमान में उड़ गई। ऊपर से जियाओ यिक्सियन की नज़र एक छोटे से गांव पर पड़ी। गांव के लोग, चाहे वे किसी भी उम्र या लिंग के हों, सभी काफ़ी शालीन कपड़े पहने हुए थे। कुछ घरों के बगल में प्रजनन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शेड थे। हालांकि इन शेड में पाले जा रहे जीव मुर्गी या मवेशी नहीं थे, बल्कि बड़े जहरीले जीव थे। आसमान में दूर जियाओ यिक्सियन को एक हल्की रंगीन चमक दिखाई दी। इस खोज ने जियाओ यिक्सियन को उत्साह से भर दिया। शायद वह हल्की रंगीन चमक खंडहर के दिखने का संकेत थी। ये सोचते हुए जियाओ यिक्सियन सीधे आगे के छोटे से गांव के ऊपर से उड़ी और रंगीन चमक की दिशा में चली गई। रंगीन चमक उत्सर्जित करने वाला स्थान एक छोटी घाटी पर स्थित था। जैसे जैसे जियाओ यिक्सियन धीरे धीरे घाटी के ऊपर आकाश के पास पहुंची, उसने स्पष्ट रूप से उस दिशा से निकलने वाले उत्पीड़न की जबरदस्त भावना को महसूस किया। सावधानी के चलते जियाओ यिक्सियन आसमान के उस क्षेत्र से लगभग 5 या 6 मील दूर जमीन पर उतरी। जमीन पर वापस आकर जियाओ यिक्सियन ने आसमान में दूर से चमकती रंगीन रोशनी को देखा और खुद से कहा, यह जगह वाकई रहस्यमय है। ऐसा लगता है कि मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक खंडहर पूरी तरह से खुल न जाए, तभी मैं इसका पता लगा पाऊंगी। दूसरी तरफ जियाओ यिक्सियन के जाने के बाद गोलमटोल और दुबले पतले अधेड़ आदमी आगे के गांव में पहुंचे। जैसे ही दोनों आदमी गांव में दाखिल हुए, एक मजबूत आदमी जिसकी लंबी घनी दाढ़ी थी मुस्कुराते हुए वहां आया। गांव के दूसरे लोगों ने उन दोनों आदमियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम ऐसे जारी रखे जैसे कुछ हुआ ही न हो। हा भाई पैंग, स्वीट सिटी में अलग हुए कुछ ही दिन हुए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। मजबूत आदमी ने दोनों आदमियों के पास जाकर खुशी से अभिवादन किया। भाई शिकुई, इस बार मैं खास तौर पर आपके लिए स्वीट सिटी से बढ़िया वाइन लाया हूँ। बोलते बोलते उस मोटे आदमी ने शिकुई को शराब के कई जार भेंट किए। भाई पैंग, आप बहुत दयालु हैं। शिकुई ने उस मोटे आदमी के हाथ से शराब स्वीकार करते हुए मुस्कुराया। फिर उसने उत्सुकता से अपने बगल में बैठे दुबले पतले आदमी की ओर देखा और पूछा, भाई पैंग, ये कौन है? भाई शिकुई, मैं चूलियान हूँ। मैं भाई पान को 10 साल से जानता हूँ, इसलिए तुम मुझे चू कह सकते हो। दुबला पतला आदमी शिकुई से बात करते हुए मुस्कुराया। ठीक है, चून कि तुम्हें भाई पांग यहाँ लेकर आए हैं, इसलिए तुम मेरे दोस्त हो शिकुई। शिकुई ने दोनों आदमियों के कंधे थपथपाए और फिर उन्हें गांव में ले गया। भाई शिकुई, तुमने पिछली बार जो बात की थी उसका जिक्र किसी और से नहीं किया, है न? जैसे ही वे चल रहे थे, पैंग अचानक से बोल पड़ा। पूछा, कौन सी चीज़? शिकुई कुछ देर के लिए हैरान हुआ, फिर अचानक उसे एहसास हुआ और उसने जल्दी से कहा, भाई पैंग, तुम्हारा मतलब 9 रंगों वाले इंद्रधनुष की चीज़ से है? हाँ, यही है, 9 रंगों वाले इंद्रधनुष की चीज़। उस दिन स्वीट सिटी में मुझे लगता है कि मैंने माँ लियू से इस बारे में बात की थी, जो माँ परिवार में काम करती है। शिकुई ने याद किया। माँ परिवार, माँ दयुवान के लोग। शिकुई का जवाब सुनकर पैंग मन ही मन बुदबुदाने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या माँ लियू इस मामले के बारे में माँ दयुवान को सूचित करेगी। अगर माँ दयुवान आ गई तो मामला गड़बड़ा सकता है। क्या हुआ भाई पैंग? क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रही है? पैंग के चेहरे पर आए बदलाव को देखकर शिकुई ने असमंजस में पूछा। कोई बात नहीं, चलो पीने चलते हैं। पैंग ने सिर हिलाया और बात टाल दी। जियो यिक्सियन जंगल में 1 मिनट तक इंतजार करता रहा। दिन और रात। दूसरे दिन जैसे ही भोर होने वाली थी, घाटी के ऊपर 9 रंगों की चमक अचानक फीकी पड़ गई। इसके तुरंत बाद घाटी में भयंकर भूकंप के झटके महसूस हुए, जिससे जियाओ यिक्सियन चौंक गया। इस शोरगुल से आसपास के गांव में भी सभी लोग घबरा गए। एक पल में सभी ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकल आए और हैरान भाव से घाटी की दिशा की ओर देखने लगे। इस बीच पैंग और चूलियान पिछली रात चुपचाप घाटी के पास पहुंच गए थे, जब सभी सो रहे थे।
जियो यिक्सियन की नज़र में पेंगवो और चूलियान के साथ घाटी के ऊपर एक पारदर्शी झुर्रीदार पदार्थ धीरे धीरे दिखाई दिया। फिर पारदर्शी के भीतर से एक अकथनीय शक्ति निकली। झुर्रियाँ। इस अज्ञात शक्ति के प्रभाव में घाटी अचानक ढह गई, जिसके बाद आसपास के पेड़ों में विचित्र रूप से दरार पड़ गई। ये दृश्य देखकर जियाओ यिक्सियन की आंखों में भय की चमक आ गई और वह सहज रूप से पीछे हट गई। अज्ञात ऊर्जा की भयावह लहर के गुजर जाने के बाद घाटी एक समतल भूमि में बदल गया था। अंतरिक्ष एक निर्वात क्षेत्र की तरह लग रहा था। आखिरकार ऊपर आसमान में एक गहरी और गहरी दरार दिखाई दी।